तो आज बेटा एक टॉपिक की बात करेंगे और इसका थोड़ा बहुत आइडिया आपको क्लास 9 से था। जैसे हमने डेंसिटी पढ़ा था, याद है? डेंसिटी डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम या मास पर यूनिट वॉल्यूम, आप ऐसे कह सकते हैं डेंसिटी को। अच्छा, वहां पर हमने एक और टर्म पढ़ा था जिसे हमने कहा था रिलेटिव डेंसिटी। याद आया? आरडी, रिलेटिव डेंसिटी। और रिलेटिव डेंसिटी को हमने डिफाइन किया था कैसे? किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी को अगर हम कंपेयर करें विद डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री C। ठीक, तो आरडी की अगर हम फॉर्मूला लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री C। क्लियर? हाँ, अब केमिस्ट्री में क्योंकि आप गैसेस को डील कर रहे हैं तो यहां पर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है और यहां पर आप एक नया टर्म सीखेंगे, दैट इज रिलेटिव वेपर डेंसिटी। रिलेटिव वेपर डेंसिटी बहुत सिंपल सा है कॉन्सेप्ट, इसमें कुछ बहुत ज्यादा नहीं है। बट जैसे हमने आरडी में वाटर से कंपेयर किया था, यहां पर हम किसी भी गैस की डेंसिटी को, ध्यान रखिएगा पहले तो ये किसके लिए है? गैस के लिए। किसी भी गैस की डेंसिटी को हम कंपेयर करते हैं हाइड्रोजन की डेंसिटी के साथ, H2 गैस की। फाइन। और डेंसिटी कैसे निकालते हैं? एक मास ले लेते हैं फिक्स्ड वॉल्यूम के लिए। तो पहले डेफिनेशन लिख लें, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं फिर समझाता हूं। ओके, तो लिखिएगा द रेशियो बिटवीन द मासेस ऑफ इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैस। ओके, मैं लिख रहा हूं द रेशियो ऑफ masses of equal volume of gas। ठीक है, या इसको आप वेपर स्टेट भी कह सकते हैं। एंड हाइड्रोजन गैस at the ratio of masses of equal volume of gas at and hydrogen gas। अच्छा, अंडर लिख लीजिए, अंडर सेम कंडीशंस, अंडर सेम कंडीशंस। तो अगर हम इसे फॉर्मूले के टर्म्स में लिखना चाहें तो हम सिंपली कह सकते हैं कि रिलेटिव वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ, एक वॉल्यूम ले लेते हैं कोई भी, लेट से मास ऑफ वॉल्यूम वी कह लेते हैं। ठीक, हाँ, मास ऑफ वॉल्यूम वी ऑफ द गैस अब इसमें आप प्रेशर और टेम्परेचर को फिक्स कर लीजिए। ठीक है, हाँ, सेम कंडीशंस मतलब प्रेशर और टेम्परेचर को हमने फिक्स कर लिया है। ओके, तो मास ऑफ वॉल्यूम वी ऑफ द गैस divided by mass of H2 gas of volume V। समझ में आया? ओके ओके ओके, ऐसे लिख लो, बस फर्क क्या पड़ना है। चलो चलो चलो, मास ऑफ वॉल्यूम V ऑफ H2 गैस, और यहां पे लिख लो एट सेम कंडीशंस।
हाँ, मतलब टेम्परेचर ऐसा नहीं कि आपने क्लोरीन को तो जो है रूम टेम्परेचर पे लिखा और हाइड्रोजन के लिए टेम्परेचर चेंज कर दिया, प्रेशर चेंज कर दिया। फाइन। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट हमने और भी पढ़ा था, वो 1 मोल गैस ले लेंगे अगर हम, याद आया किस पे, एसटीपी पे, तो उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर होगा, फिक्स होता था सारी गैसेस के लिए। ओके, तो आप वो 22.4 लीटर भी ले सकते हैं, कोई भी वॉल्यूम ले सकते हैं, सब फिक्स है। फाइन। चलिए, अब अगर आप यहां पे देखें तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो जाएगा, रिलेटिव वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू, हाँ, मास ऑफ वॉल्यूम वी जब मैंने किया ना, मैं इसको 22.4 लीटर ले लेता हूं, V इज इक्वल टू 22.4 लीटर ले लिया बेटा मैंने। ठीक है, इसका मतलब अब मेरे पास जो मास आएगा वो क्या होगा, मोलर मास। वेरी गुड। तो रिलेटिव वेपर डेंसिटी हो गया मोलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ H2, अगर मैं ग्राम में लिख रहा हूं। और अगर मैंने इसे किसमें लिख दिया, AMU में, तो यही मेरा क्या हो गया, बोलिए बोलिए, हाँ, मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास कह सकते हैं। ये समझ में आया? ओके ओके। अभी देखिए क्या होगा, अब देखिए मैं इसको लिख रहा हूं, रिलेटिव वेपर डेंसिटी इज मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 2 कर दूं, H2 का तो 2 आएगा। ठीक है, हाँ, अगर आप ग्राम ग्राम लिखेंगे तो वो कैंसिल हो जाना है बेटा, ग्राम ग्राम लिखेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। ओके, इसको मैं लिख सकता हूं 2 इंटू मास ऑफ H एटम, ऐसे लिख लें, चलो ऐसे लिख लेते हैं। हाँ, उसकी जरूरत नहीं है, 1 लिखोगे गायब हो जाएगा वो। तो अब जो ध्यान रखने वाली चीज है वो क्या आई, रिलेटिव वेपर डेंसिटी इज हाफ मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मास ऑफ, अब ये मास कौन सा है, ये मॉलिक्यूलर मास है, तो ये आपका क्या आ गया, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। ओके, RMM। कोई डाउट हो तो पूछें बेटा। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट, अब ये सीधे सीधे बस इतना यूज में आता है, आपको मॉलिक्यूलर मास ना देके आपको क्या दे देगा, वो वेपर डेंसिटी दे देगा, बस आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक, तो RMM इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रिलेटिव वेपर डेंसिटी। क्लियर? नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम रिलेटिव वेपर डेंसिटी देख रहे हैं क्लोरीन की। फाइन, Cl2 गैस हमारे पास है। अब आपको पता है रिलेटिव वेपर डेंसिटी इज मास ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाय मास ऑफ H2। तो Cl2 की अगर आप मास की बात करेंगे, मॉलिक्यूलर मास की, तो वो आपका हो जाएगा 2 इंटू 35.5 डिवाइडेड बाई 2, और ये आपका आ जाएगा 35.5। कोई यूनिट नहीं होगी बेटा, ये रिलेटिव टर्म है, रेशियो है दो सेम क्वांटिटीज का, तो नो यूनिट, ब्रैकेट में चाहे तो लिख लीजिए। फाइन। हाँ, जब आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ग्राम या AMU जो भी आपको लिखना है वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इतने आसान क्वेश्चन आते हैं। एक और देख लीजिएगा, ये आपके लिए, फाइंड रिलेटिव वेपर डेंसिटी ऑफ CO2। कार्बन डाइऑक्साइड की रिलेटिव वेपर डेंसिटी कैलकुलेट कर लीजिए। बेटा अगर आप रिलेटिव वेपर डेंसिटी की बात कर रहे हैं तो आप कहेंगे मास ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय मास ऑफ H2। ये समझ में आया? तो यहां से आप कार्बन डाइऑक्साइड यानी कितना हो गया, 12 प्लस 32 डिवाइडेड बाई 2,
सॉल्व करेंगे तो आपका 44, ये सब याद हो जानी चाहिए बेटा ना, गैसेस के लिए जो स्टैंडर्ड हैं, जो बहुत ज्यादा यूज में आती हैं, इनके लिए तो आप ऐसे कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका 22 आ जाएगा। तो आरवीडी या रिलेटिव वेपर डेंसिटी ऑफ CO2 की जब आप बात करेंगे तो ये आपकी 22 हो जाएगी। नेक्स्ट जो टर्म है वो है इंपीरिकल फॉर्मूला। अब जैसे बहुत सारे फॉर्मूले आपने पढ़े हैं, एक और आ गया इंपीरिकल। ठीक, अब ये इंपीरिकल फॉर्मूला क्या है? ये बेटा सिंपलेस्ट फॉर्मूला है। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल से समझाऊं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि मेरे पास है C6H12O6। फाइन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? सिंपल सा मतलब क्या है? आप कहेंगे भाई मेरे पास एक मॉलिक्यूल में कार्बन के 6 एटम है, कार्बन के 6 एटम हैं, हाइड्रोजन के 12 एटम हैं और ऑक्सीजन के 6 एटम हैं। फाइन। बट अगर मैं इन्हें रेशियो के टर्म्स में बोलूं तो मैं ये कह सकता हूं कार्बन का रेशियो, हाइड्रोजन का रेशियो और ऑक्सीजन का, ये एटॉमिक रेशियो। ठीक है, एटॉमिक रेशियो वो कितना हो जाएगा? 6:12:6। ये बात समझ में आई? अच्छा, अब आपने कहा भाई इसी को हमने सिंपलेस्ट वे में हम ये भी तो लिख सकते हैं 1:2:1। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है, इसको अगर मैं लिख दूं CH2O टाइम्स 6। फाइन, इसमें किसी को मेरे ख्याल से डाउट नहीं होगा। तो जो सिंपलेस्ट रेशियो है वो अंदर लिखा हुआ है, दैट इज CH2O 1:2:1। इसी को आप कहते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला 6 आप हटा देंगे, आप सिर्फ एटम का रेशियो लिखते हैं, वो भी सिंपलेस्ट वे में। बात समझ में आई? हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि आपके पास सारे के सारे जो एटॉमिक रेशियो हैं वो होल नंबर में होने चाहिए। ऐसा नहीं, आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि 1 0.5:0.5, ऐसे नहीं लिखेंगे। हाँ, होल नंबर में आना चाहिए और लीस्ट होल नंबर होना चाहिए। फाइन। तो एग्जाम्पल से अभी समझेंगे थोड़ी देर में इसको, तो ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे मैं आपसे कहूं हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2। फाइन, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं HO होल ट्वाइस। फाइन। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो गया? इंपेरिकल फॉर्मूला मेरा हो गया HO। तो ये सिर्फ मुझे ये बताता है कि मेरे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस रेशियो में है, उनका एटॉमिक रेशियो क्या है। फाइन। यस, बट ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ये क्या है? ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ये भी बता रहा है कि मेरे पास मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं। तो इंपीरिकल फॉर्मूला केवल आपको क्या बताएगा? रेशियो। बात समझ में आई? अब बेटा एक चीज का ध्यान रखिएगा, हाँ, इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए, ये हमारा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू इंपीरिकल फॉर्मूला, और आगे हम एक नंबर लिखेंगे n। n इज एनी इंटीजर। समझ में आ रहा है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, जैसे अभी मैंने आपसे कहा था HO होल ट्वाइस। क्लियर? तो यहां पे n की वैल्यू 2 आ रही है बेटा। या इससे ऊपर जो मैंने आपसे कहा था CH2O की बात कर रहे थे हम, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? यहां पे हमारे पास ये 6 है, देख रहे हैं आप, ये हमारा n हो गया। ठीक, तो ये हमें पता चलेगा, हमें मॉलिक्यूलर वेट दिया होगा वहां से। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं सिंपल सिंपल से, जिससे हमें ये चीज समझ में आई। ओके,
तो एक एग्जाम्पल ले रहे हैं और चलिए लिखिएगा फाइंड एम्पिरिकल फॉर्मूला, फाइंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। इसका एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, उसी वे में करना है आपको, ठीक है। फाइंड एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड विद, ओके हम ले लेते हैं 47.8% जिंक एंड 52.2% क्लोरीन। भाई हमें ये पता है कि भाई हमारे पास 47.8% जिंक है और 52.2% क्लोरीन है। नहीं जल्दीबाजी नहीं, जल्दीबाजी नहीं, देखिए क्या निकल के आएगा अभी। तो इसका मेथड क्या है, देखिए सबसे पहले आप यहां पर एलिमेंट लिखेंगे, ठीक है। हाँ इसे देख के कोई नहीं बता पाएगा बेटा अनलेस अनटिल आपने सेम फॉर्मूला रटा ना हुआ हो आपको। तो यहाँ पे आप Zn लिखेंगे और Cl लिखेंगे, ये आपके पास है, फाइन। अच्छा फिर आप यहाँ जो आपको परसेंटेज कॉम्पोजिशन दिया गया है वो आप लिख दीजिए। तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन आपने लिख दिया, ये आपको दिया हुआ है 47.8%, मत लिखिएगा, हाँ 47.8 और 52.2। अब थोड़ा सा इसको सोचना है, परसेंट का मतलब क्या होता है, परसेंट का मतलब क्या होता है, इन 100% है ना, तो 100 में ओके। आप चाहें तो इसे 100 ग्राम एज्यूम कर सकते हैं या आप चाहें तो इसे 100 AMU एज्यूम कर सकते हैं। बहुत ध्यान से समझना, मान लो मैंने कहा कि मेरे पास 100 ग्राम कंपाउंड है, 100 ग्राम कंपाउंड है, ठीक है। हाँ आप ग्राम में नहीं कहोगे तो आप AMU में कह लोगे, बात एक ही पड़ेगी। तो 100 ग्राम कंपाउंड में मेरे पास 47.8 ग्राम जिंक है और 52.2 ग्राम Cl है। ये समझ में आया सबको, ऊपर जो स्टेटमेंट दिया हुआ उसका मतलब तो यही है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये जो मैंने परसेंटेज कंपोजिशन लिखा हुआ है इसको मैं डायरेक्टली ग्राम या AMU एज्यूम कर सकता हूं। AMU कब करूंगा, जब मैं ऐसा एज्यूम करूंगा कि भाई मेरे पास 100 AMU कंपाउंड है एटॉमिक मास यूनिट में। ये बात समझ में आई, क्लियर है। अच्छा अब आप क्या कीजिए, दोनों के जो भी दोनों या जितने भी एलिमेंट्स आपके पास हैं, अभी तो दो में दिखा रहा हूं, अभी मैं आगे आगे ज्यादा एलिमेंट्स भी लूंगा। तो एटॉमिक मास इनके लिख लीजिए, एटॉमिक मास, ठीक है। यूनिट में नहीं लिखा रहा हूं क्योंकि आप AMU में चाहें तो AMU में कर लीजिए, ग्राम में चाहें तो ग्राम में कर लीजिए। ये बात समझ में आई, ओके। अब सोचिए आपने ये AMU में लिखा हुआ है, अभी अभी मैं मान रहा हूं ये मैंने AMU में लिखा हुआ है और ये भी AMU में लिखा हुआ है। आप मुझे बता सकते हैं कि एटम कितने होंगे, जिंक और क्लोरीन के एटम कितने होंगे। भाई देखो 47.8 AMU को 65 से डिवाइड कर दो तो आपके ये एटम आ गए, या ग्राम से आप डिवाइड करोगे तो आपके मोल आ जाएंगे, बात एक ही है, ठीक है, ओके। यहां पर आप 52.2 को 35.5 से डिवाइड कर दीजिए तो आपके एटम आ जाएंगे। कितनों को ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा यहां थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, मैं आपको वैल्यू बता दूं, ये आपका 0.73 आएगा अप्रोक्सीमेटली और ये आपका 1.46 आएगा। ये आपके पास एटम आ गए, ठीक है, अगर आपने AMU में लिया। अदरवाइज आप कहोगे ये इतने मोल है तो मोल रेशियो आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब बेटा जो छोटा है इनमें, जो सबसे छोटा है उससे इसे डिवाइड कर दो। हाँ जी, यहां पर हम निकालेंगे सिंपल रेशियो। तो 0.73 को 0.73 से डिवाइड कर दो और 1.46 को भी 0.73 से डिवाइड कर दो। बेसिकली मैं रेशियो निकाल रहा हूं, आप चाहें तो डायरेक्टली भी कट कर सकते थे, तो आप कहेंगे 1/1, ये हमारा रेशियो आ गया। ओ सॉरी 1:2,
1:2 ये हमारा रेशियो आ गया। बात समझ में आई? क्लियर है? तो अब आप क्या कहेंगे, आपके पास Zn और Cl किस रेशियो में है? 1:2। तो आपका जो फॉर्मूला बना, इंपेरिकल फॉर्मूला, वो बन गया ZnCl2। ये आपका आ गया इंपेरिकल फॉर्मूला। बात समझ में आई? सीधे ये नहीं देखा और आपने कहा हाँ बराबर बराबर लग रहे हैं, 50-50% है तो ZnCl लिख दो, ऐसे नहीं लिखने बेटा। आपको एटम्स निकालने हैं, बिल्कुल। और अगर मैं आपसे कहूं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो अभी आपको नहीं पता, आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए कहोगे सर ZnCl2 n है। ये मेरा n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब अगर मैंने आपको मॉलिक्यूलर मास दिया तो आप n की वैल्यू उससे कैलकुलेट कर लेंगे। बात समझ में आई? तो एक कंपाउंड है, उसमें आपको परसेंटेज कार्बन 40%, परसेंटेज हाइड्रोजन 6.7% और परसेंटेज ऑक्सीजन जो दी हुई है वो 53.3% गिवन है। फाइन। आपको इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। तो सिंपल सा, सबसे पहले आपको क्या करना है, चार्ट बनाना है। CHO आपने ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब जितना परसेंट आपको दिया हुआ है उतने ग्राम ले लीजिए या AMU ले लीजिए, आपकी मर्जी, आप जो लेना चाहें। तो आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे यहाँ पे 40 लिख दो, 6.7 लिख दो, जो भी परसेंटेज दिया हो, और यहाँ पे 53.3 लिख दो, ऐसे लिख दो। अच्छा, अब एटॉमिक मास कार्बन का कितना लिख दूं? भाई मैंने कोई चक्कर डाला ही नहीं ना AMU में लिखना या ग्राम में लिखना, वो तो मैंने आपको समझाया था कि आप कंफ्यूज ना हो कि ये क्या चीज आ रही है। बट आप सीधे सीधे लिख दो, चाहे आप AMU लिखो चाहे ग्राम लिखो, दोनों डिवाइड होके कट जाने। ओके, तो 12 आ गया, बिल्कुल सही बात। यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए 1 आ गया और ऑक्सीजन के लिए 16 आ गया। अब आप एटॉमिक रेशियो, पहले एटम्स निकालिए फिर रेशियो निकालिए। अब बेटा अगर मैं यहाँ पे एटम्स की बात कर रहा हूं तो ये मेरे पास 40/12, ओके, 40/12 आपका 3.3 आ जाएगा, 3.33 और जाएंगे तो इतना ही जाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। आप बस डेसिमल के बाद 1 पॉइंट तक जाइए। फिर आपका ये आ जाएगा 6.7/1। एक्चुअल में क्या होता है ना, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, वो अप्रोक्सीमेशन आपको यूज करना पड़ेगा। 53.3 डिवाइडेड बाय 16 आप करेंगे तो ये आपका 16 3 48, फिर 53 बच गया, ओके 3.3 ये भी आ गया, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि आगे कुछ और टर्म आ रहे होंगे, तो जब आप इसका रेशियो लें तो क्लोजेस्ट ले लीजिए। अब आप 3.3 से डिवाइड करेंगे तो 3.3/3.3 ये आपका 1 आ जाएगा, ये 6.7/3.3 ये आपका 2 आ जाएगा, बिकॉज मैंने उसको एग्जैक्ट नहीं लिया, अदरवाइज ये 3.33 आता, ये 3.33 आता, समझ में आ रहा है, और वो 6.67 होता। ओके, तो 1:2:1 आएगा, और ये 3.3/3.3, तो ये आपका 1 आ जाएगा। फाइन। तो आपका जो रेशियो आया वो 1:2:1 आ गया। बस वो नंबर आप CH2O, ये हमारे पास क्या हो गया बेटा, हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला, बस इतना सा है। ओके, अब इंपेरिकल आपको मिल चुका है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे लिखोगे, देखो जरा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जनरल वाला जो है, पहले अभी तो हमें n की वैल्यू नहीं पता ना, तो हम इसको लिख देंगे C1, लिखने की जरूरत होती नहीं है, H2ON, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो मैं आपको इसका मॉलिक्यूलर वेट दे देता हूं, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड इज 60, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड इज 60, ये मैंने आपको दे दिया, ठीक। तो अब आप क्या करेंगे, यहां से मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, तो 12 + 2 + 16 इंटू n, ये आया, ये समझ में आया। मॉलिक्यूलर मास कैसे आया, भाई जो फॉर्मूला लिखा हुआ है उसमें वैल्यू प्लेस करके आपने रख दिया, ओके। और ये किसके बराबर गिवन है, 60 के।
क्लियर? तो यहां से आपके n की वैल्यू आ गई 2। वो जो मैं कह रहा था ना, n कुछ भी हो सकता है, कुछ भी से मतलब ये है कि आपको दिया होगा तब वो निकलेगा। बिल्कुल सही बात। तो अब आपका जो यस मॉलिक्यूलर फार्मूला आया वो क्या आ गया? C2H4O2। ये मेरा हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। आप CH2O होल्टवाइज भी लिख सकते हैं, वो उसमें भी कोई गलती नहीं है। ठीक है, तो हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना सीख लिया और हमने इंपीरिकल फार्मूला निकालना सीख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कार्बन दिया हुआ है 26.5%, ठीक है, और H दिया हुआ है 2.22 और O दिया हुआ है 71.19%। ये परसेंटेज में दिया हुआ है। ठीक, तो हम सबसे पहले ये लिख लेते हैं CHO, और यहाँ पर जो भी हमें परसेंटेज दिया गया एग्जैक्टली कितना है 26.59, 26.59, 2.22 और ये आपका 71.19। ठीक है, ये हमने परसेंटेज कॉम्पोजिशन को हमने 100 ग्राम मान के सॉल्व कर दिया। क्लियर? चलिए देखते हैं आगे। अब यहां पे आपको एटॉमिक मास लिखने, जो भी एटम है उनके एटॉमिक मास लिखने। कार्बन का कितना हो गया बेटा? 12, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16। क्लियर? डिवाइड कर दीजिए तो यहां से आपके एटम्स आ जाएंगे। एटम्स कितने आ गए? 2.2 के आसपास आ जाएगा, 22 ऐसा रहा है। ओके, ये भी 2.22 आ गया। थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, मैं तो रेशियो क्योंकि नीचे 2.22 है तो क्लोज आ रहा है, मैंने 2.22 लिख दिया, मेरे बाद के लिए इजी हो जाएगा। और ये वाला 4.44 आ जाएगा। ये समझ में आया? बहुत बढ़िया। अब अगर आप देखें तो यहां से एटॉमिक रेशियो क्या आ गया? एटॉमिक रेशियो जो आया आपका वो 1:1:2 आ गया। ठीक, और ये CHO2 ये हमारा बन गया इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला ये हमारे पास आ गया है। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा? CHO2N। बिल्कुल ठीक है, तेरा आंसर सही आ रहा है। आगे बोल, वो कितना आया? CHO2N ये आ गया। ठीक है, अच्छा अब आपने लिखा मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया? मॉलिक्यूलर मास आपके पास हो गया, कार्बन का हमने N से मल्टीप्लाई कर दें, 12 + 1 + 32। ओके, ये हमारे पास मॉलिक्यूलर मास। लेकिन हमें मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया हुआ, अब हमें क्या दिया हुआ है? वेपर डेंसिटी। ठीक, तो आप कहोगे मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू, या रिलेटिव लिख लो, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास इज 2 टाइम्स वेपर डेंसिटी। तो ये 90 हो गया और इसको यहां इक्वेट कर दो 90। तो n की वैल्यू कितनी आई? 2 आई कि 3 आई? n की वैल्यू 2 आई होगी बेटा। ठीक है, हाँ 3 नहीं आएगी, 2 आएगी। तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो हो जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H2O4। C2H2O4 और यही हमारा आंसर है। अब बेटा इस क्वेश्चन में हमें 3.5 ग्राम नाइट्रोजन और 2 ग्राम ऑक्सीजन ये दोनों रिएक्ट करके कहा गया है कि ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन बन रहा है। आपको इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। ठीक है, अच्छा जैसे आपको अभी परसेंटेज वाले में कंफर्टेबल थे ना, तो आप बिल्कुल उससे भी कर सकते हैं। आप सिंपली परसेंटेज नाइट्रोजन को क्या लिख सकते हो? 3.5 डिवाइडेड बाई 5.5 इंटू 100। ये समझ में आया बेटा? ठीक है, और इसी तरह से परसेंटेज ऑक्सीजन को आप लिख सकते हो 2/5.5 इंटू 100। आप परसेंटेज वाला अगर आपको क्लियर है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक, तो ये आपका आ जाएगा 700/11 और ये आपका आ जाएगा
400/11 चेक कर लो। ओके ठीक, तो अब हमने क्या किया, हमने ये एज्यूम कर लिया 700/11 ये है और 400/11 ये रहा। नाइट्रोजन के एटॉमिक मास की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 14, ठीक, और ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन 16 हो जाएगा। डिवाइड कर दीजिए बेटा, कितना आया 700/11 इंटू 14 और यहाँ पे आपका जाएगा 400/11 इंटू 16। क्लियर है? चलिए इसको 14 से 50/11 आ गया, ठीक है। 5.5 ग्राम टोटल था ना बेटा, टोटल 5.5 ग्राम था, तो टोटल 5.5 ग्राम में रेशियो आपके लिए परसेंटेज निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि हम तो जो है एएमयू पे डील करेंगे ना, उसके 100 पे या इस पे, तो वो आसान हो जाता है। हाँ आसान हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो मेथड सेम हो गया ना, जैसे पहले करते हैं, कोई चेंज नहीं करना पड़ा हमें, नहीं तो फिर दूसरा मेथड भी याद कीजिए, आंसर उससे भी यही आएगा, आप करके देख लो। 50/11 ये आ रहा होगा और ये कुछ जा रहा है 16 से 25/11 ही आ गया। ओके, तो ये आपका रेशियो हो गया 2:1, चेक करो, और आप इसे सिंपली लिख सकते हैं N2O, ठीक। तो ये मेरा इंपीरिकल फॉर्मूला आ गया, इंपीरिकल फॉर्मूला।